पीछे। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बार का जो बजट है वो रेलवे के लिए अभूतपूर्व बजट है और बहुत ज़्यादा एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हुआ है और विशेष तौर पे राजस्थान में लगभग 10,000 करोड़ का जो इस बार का आउटले है 10,000 करोड़ के आसपास है। पहले के सालों से बढ़ा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले करीब 27% अधिक एलोकेशन है और ये वो ऐसा समय है राजस्थान के लिए और पूरे इंडियन रेलवेज़ के लिए जिस समय की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे हैं वो डिमांड से आगे है और डिमांड को फ्यूचर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग है, स्पेशली जो नई लाइनें बन रही हैं या दोहरीकरण हो रहा है, स्टेशंस पे जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, मेजर रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे जो यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियाँ चलेंगी उनको किन स्टेशंस पे हैंडल किया जाएगा, उनके लिए कैसे टर्मिनल्स होने चाहिए, स्टेशंस पे क्या विकास होना चाहिए। ट्रेन्स ज़्यादा चलेंगी तो आपको लाइन कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ट्रैक चाहिए। इन सब चीज़ों को का एक बहुत बड़ा प्लानिंग करके कॉरिडोर के रूप में इनको रेलवे बोर्ड के द्वारा सैंक्शन किया जा रहा है और इसके साथ साथ कई नीतिगत सुधार भी किए गए हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिससे कि सिर्फ ये केवल इनका सैंक्शन ही नहीं हो बल्कि इनको ज़मीनी तौर पे जल्दी से इनका कंस्ट्रक्शन भी हो सके और यात्रियों को और जो हमारे कस्टमर्स हैं, फ्रेट कस्टमर्स हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। इस विषय में आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जैसा कि अभी CPRO साहब ने बताया कि आइटमाइज्ड एलोकेशन नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं उन पे तो निश्चित तौर पे काम चल रहा है और चूँकि इस समय फंड्स की कोई कमी नहीं है भारत सरकार से फंड्स एलोकेट होने में, तो कोई भी प्रोजेक्ट फंड्स की वजह से रुकने की संभावना नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि राजस्थान में पिछले कुछ समय में जो लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं उनमें ये किसी साथी का फ़ोन बज रहा है आप लोगों में से, किसी मीडिया भाई का है। पिछले समय से आप सब लोग ये बात समझते होंगे कि कोई भी नई लाइन बनाने के लिए या दोहरीकरण करने के लिए या स्टेशन पे विकास करने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है और भूमि अधिग्रहण का जो सब्जेक्ट है वो राज्य सरकार से संबंधित है। तो राजस्थान में तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ और गुजरात में भी जिन हम लोग जिन एरियाज़ को कैटर करते हैं, जिन स्टेट्स को करते हैं, प्रेडोमिनेटली हम लोग करीब 80% राजस्थान में हैं और गुजरात हरियाणा में है। राज्यों में जो भूमि अधिग्रहण है इनके केसेस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नई लाइनें बनाने के और दोहरीकरण के काम हैं वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और इसमें यहाँ राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम लोगों की समय समय पे उनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं और जो भी मुद्दे हम लोग उनके सामने लेके आते हैं उनका बहुत जल्दी निवारण होता है, जिसकी वजह से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। अगर किसी को प्रश्न है तो हाँ इस साइड से पूछ सकते हैं, एक एक करके। सर मेरा क्वेश्चन है, ऑन कर दीजिए। मेरा क्वेश्चन है सर कि इतने बजट अलॉट हो रहा है उसके बाद में जो लंबी रूट की ट्रेन है उसमें गंदगी पे क्या हैंडल कर रही है, उसके कुछ कहना है? पिछले काफ़ी समय से आप जो बता रहे हैं इसमें हम लोगों ने जो हमारे जो ठेके होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गाड़ियों की सफाई से संबंधित और यात्री सुविधाओं से, ट्रेन में यात्री सुविधाओं से संबंधित जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी जो मॉनिटरिंग है, इस पूरी मैकेनिज़्म को हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसका पूरा रिव्यू किया है और जो भी इसमें वीक पॉइंट्स निकल के आए हैं उनको हम लोगों ने काफ़ी उनके ऊपर एक्शन पॉइंट ड्रॉ किए हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है और आने वाले समय में आपको नज़र आएगा कि जो ये कंप्लेंट्स हैं गाड़ियों में सफाई की या लिनेन की
या एयर कंडीशनिंग की या केटरिंग की, इन सब में वैसे ही बहुत कमी आ रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको और भी बहुत ज़्यादा कमी नज़र आएगी। सर एक सवाल वंदे भारत ट्रेनों को लेकर था। सेमी हाई स्पीड ट्रेन के तौर पर ये मतलब इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन जो जयपुर से उदयपुर की ट्रेन है 6.5 घंटे लेती है, और जो सुपरफास्ट ट्रेन दूसरी ट्रेन है वो 7 घंटे में पहुंचा रही, तो फिर वंदे भारत आई सेमी हाई स्पीड कैसे हुई? मात्र आधा घंटे का डिफरेंस है बस। देखिए, गाड़ी चलने के लिए केवल गाड़ी की ही कैपेबिलिटी नहीं होती है, गाड़ी की कैपेबिलिटी के साथ साथ जो ट्रैक की कैपेबिलिटी है, सिग्नलिंग की कैपेबिलिटी है, वो भी उसी के साथ मैचिंग होनी चाहिए। जैसा आपको पता है कि रेवाड़ी से पालनपुर का जो हमारा ट्रैक है, जो जयपुर और अजमेर होते हुए जाता है, ये 130 पे चलने के लिए फिट है। इस पे 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अधिकांश गाड़ियाँ चल रही हैं, और वंदे भारत भी जो इस सेक्शन में चल रही है वो 130 पे चल रही है। लेकिन हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं जो जयपुर से उदयपुर जाती है, इसके रूट में जो 130 का सेक्शन नहीं आता है, तो वहाँ पे गाड़ी 110 के ऊपर ही चलती है। और जैसे जैसे समय के साथ साथ सिस्टम में इनपुट होंगे, ट्रैक साइड से, सिग्नलिंग साइड से इनपुट होंगे, वैसे वैसे ये सेक्शन भी स्पीड अप किए जाएंगे और इन पे भी गाड़ियाँ 130 पे चलेंगी, तो जो ट्रैवल टाइम है वो कम आएगा। निश्चित तौर पर ट्रेन की जो कैपेबिलिटी है वो 160 पे चलने की कैपेबिलिटी है, और 160 पे कुछ पोर्शन में भारतीय रेल के चल भी रही है। दिल्ली आगरा के बीच में गाड़ी 160 पे भी वंदे भारत चल रही है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे अपग्रेडेशन आएगा सिस्टम में, वैसे गाड़ियाँ और स्पीड अप होंगी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। सर एक क्वेश्चन मेरा ये कि अब ये हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी कई सारे कोचेज में इंट्रोड्यूस हो गई है कि भाई जो जनरेटर वेयर है वो अब ऑब्सोलीट हो जाएगा, हेड ऑन जनरेशन से कोचेज होंगे। तो हमारे यहाँ एज एन इंफॉर्मेशन कितनी ट्रेन्स हैं जिसमें ये स्टार्ट हो गया है, और बाकी आप उसको कब तक पूरी ट्रेन्स में कर देंगे NWR से ऑपरेट होने वाली ट्रेन? जी जी, हेड ऑन जनरेशन इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि कोचेस को HOG कंप्लायंट बनाना, वो हमारे जितने भी रेक्स हैं सारे रेक्स HOG कंप्लायंट हैं। दूसरा हिस्सा है कि जो लोकोमोटिव है उसको भी HOG कंप्लायंट होना, ये भी भारतीय रेल के जो अधिकांश लोकोमोटिव्स हैं वो HOG कंप्लायंट हैं। आज की तारीख में जो हम लोगों की ओवरऑल कंप्लायंस है HOG ट्रेन्स की, वो करीब 70% के आसपास है। और HOG कंप्लायंस ना हो पाने के कारण कुछ ऐसे होते हैं कि लोकोमोटिव और ट्रेन कॉम्पोजिशन के बीच में कोई पार्सल वैन लग गया, या कोई एक्स्ट्रा कोच लग गया, पावर कार और लोको के बीच में कोई एक्स्ट्रा कोच लग गया, तो जो कॉन्टीन्यूटी होती है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टीन्यूटी, वो ना हो पाने की वजह से ये कंप्लायंस कभी कभी नहीं हो पाती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि HOG होने से पावर कार हट नहीं जाएगी, क्योंकि पावर कार की आवश्यकता तब भी रहेगी। कई दफ़े ऐसा होता है कि लोगों को रिवर्सल करना होता है, रिवर्स करने में टाइम लगता है, लोको कट जाता है, लेकिन दूसरा लोको लगने में समय लगता है। उस समय जो वातानुकूलित सिस्टम है डब्बों का वो चलता रहे, उसके लिए पावर कार की आवश्यकता है। और कभी कोई इवेंट, कोई फेलियर का इवेंट है, तो उस केस में भी पावर कार जो एयर कंडीशनिंग का लोड है उसको ले पाए। तो पावर कार तो निश्चित तौर पर रहेगी। पहले 2 पावर कार होती थी, अब 1 पावर कार होती है। ज़्यादातर गाड़ियों में देखा होगा आपने 1 पावर कार रहती है, जो कि ज़्यादातर बंद रहती है। वो एक इमरजेंसी इक्विपमेंट के रूप में उसका कार्य होता है। सर बजट में जो अभी पैसा आवंटित किया गया है वहाँ से, क्या ये नए प्रोजेक्ट्स के लिए है या फिर पुराने प्रोजेक्ट्स में यूज किया है? ये पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए भी है और नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी है। जो प्रोजेक्ट वाइज एलोकेशन होता है फंड्स का, वो प्रोजेक्ट की चाल के हिसाब से होता है। मतलब प्रोजेक्ट किस एग्जीक्यूशन के अपने किस स्टेज में है। जैसे मानिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे अंबाजी की बात करें हम, तरंगा हिल से आबू रोड अंबाजी होते हुए नई लाइन बन रही है, 116 किलोमीटर की लाइन बन रही है। वो जिस साल प्रोजेक्ट हम लोगों ने करना शुरू किया, उस समय शुरू में ज़्यादातर डिज़ाइन, ड्राइंग्स, सर्वे, लैंड एक्विजिशन, इसमें ही पैसा खर्च हुआ। उसके बाद ये सारा काम होने के बाद, जैसा कि माननीय मंत्री जी भी बता रहे थे कि पहले डिज़ाइन होना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ही आप कॉन्ट्रैक्ट करके एग्जीक्यूशन स्टेज में जाते हो। तो प्रोजेक्ट किस स्टेज में है उसके हिसाब से फ़ंड का एलोकेशन होता है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस के हिसाब से भी फ़ंड का एलोकेशन चेंज किया जा सकता है।
जैसे अगर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को करीब 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं, इसमें अगर किसी प्रोजेक्ट में हमको मानिए 100 करोड़ रुपए मिले हैं और किसी में 50 करोड़ मिले हैं, तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कुछ पावर्स यहाँ पे जोन के लेवल पर रहती हैं, कुछ पावर्स रेलवे बोर्ड के लेवल पर रहती हैं, लेकिन वो हमेशा हो जाता है। तो इनको प्रोजेक्ट वाइज एलोकेशन को स्वैपिंग डिपेंडिंग ऑन द पेस ऑफ वर्क ऐसा किया जाता है, जिससे कि उद्देश्य पैसा भी खर्च हो जाए और पैसा भी ऐसे खर्च हो जिससे कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों। पहले वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों जो कि एडवांस स्टेजेस में चल रहे हैं, जिससे कि उनका जो फ़ायदा है वो यात्रियों को जल्दी से जल्दी मिल सके। सर, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम को अभी हाल ही में आप लोग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या किस तरीके से काम करेगा और भी कुछ प्रोजेक्ट्स इस पे लाने की तैयारी है? ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर जो जंक्शन स्टेशंस हैं, जो बिजी स्टेशंस हैं, उनके आसपास किया जाता है। अभी आप लोगों ने इस संडे को शायद अखबारों में निकाला भी है आप लोगों ने और पढ़ा भी होगा। अभी हम लोगों ने गांधीनगर से जयपुर होते हुए कनकपुरा के बीच में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग को लगाया है और कनौता से लेके गांधीनगर तक हम पहले ही कमीशन कर चुके हैं। तो अब कनौता से लेके कनकपुरा जयपुर जंक्शन होते हुए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग हो गई है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का मुख्य लाभ ये है कि इसमें आप अधिक गाड़ियाँ चला सकते हो, उन्हीं लाइनों के ऊपर आप अधिक गाड़ियाँ चला सकते हो और जहाँ पे जंक्शन स्टेशंस होते हैं, जहाँ गाड़ियों का ठहराव होता है, ऐसा टेक्निकली भी देखा गया है और अनुभव के आधार पे भी वहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से जो लाइन कैपेसिटी है, कैपेसिटी टू हैंडल मोर ट्रेन्स, वो उसमें सुधार होता है। तो अभी नॉर्थ वेस्टर्न में यहाँ पे बहुत काम चल रहा है। अजमेर से शाकुन के बीच में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ऑलरेडी है और ये जो मैंने बताया ये हो गई है। अब शाकुन से लेके कनकपुरा के बीच में कमीशनिंग होनी है। इसी प्रकार से रेवाड़ी जो जंक्शन स्टेशन है उसके दोनों तरफ कमीशनिंग होनी है। जोधपुर स्टेशन है उसके दोनों तरफ कमीशनिंग होनी है, मतलब 4-4, 6-6 ब्लॉक सेक्शन ऑन आइदर साइड। तो इसके ऑलरेडी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अवार्ड हो गए हैं और डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग होती है और चूँकि सिग्नलिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है तो बहुत ध्यान से काम किया जाता है। जो टेक्निकल हमारी एजेंसीज़ हैं वो अपना डिज़ाइन बना के देती हैं, फिर हमारा भी जो डिज़ाइन ड्राइंग ऑफिस है यहाँ उनको अप्रूव करता है, फिर उसके बाद काम शुरू होता है। माइक अभी तो मैडम विमेन हमारे आरपीएफ में विमेन ऑफिसर्स भी आ गए हैं और हमारे जो कांस्टेबल्स हैं वो तो है ही हैं और कई हमारे विमेन स्पेसिफिक दस्ते हैं जो कि गाड़ियों में चलते हैं और विमेन सेफ्टी को विशेष तौर पे ध्यान में रखा जाता है। करीब 300 के आसपास हमारे विमेन स्टाफ होगा आरपीएफ में। मेरी सही और हमारे प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर साहब हैं, मेरी सहेली करके भी एक अभियान चलता है आरपीएफ का, जिसमें कि जो लेडीज़ अकेले जो लेडी ट्रैवल कर रही होती हैं उनको भी हमारी जो विमेन आरपीएफ ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ हैं, वो उनको संपर्क करके उनसे भी उनका जो कुशल क्षेम है उसको लेती हैं।